हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में हिंद चीन में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडो चाइना इसको पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग जो है एक पार्ट इसका देख लिए थे और उसमें हम लोग समझ गए थे कि ये जो हिंद चीन क्षेत्र था वो किसका उपनिवेश था। सबसे पहले हमने आपको समझाने का यह काम किया कि ये जो हिंद चीन क्षेत्र था ये फ्रांस का उपनिवेश था और फ्रांस के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता था। और 20वीं शताब्दी तक आते आते ये जो 20वीं शताब्दी आया, 20वीं शताब्दी तक आते आते जो है पूरा हिंद चीन जो है किसके अंदर में आ गया। पूरा हिंद चीन जो था वो इंडो चाइना जो था वो जो हिंद चीन क्षेत्र था जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं, वो पूरा जो आ गया किसके अंदर में, फ्रांस के अंदर में। और फ्रांस का उपनिवेश बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से फ्रांस यहाँ पर शासन करना शुरू करता है। ठीक है, अब फ्रांस जब यहाँ पर शासन करेगा तो किस प्रकार से यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाएगा, और शासन व्यवस्था को जब चलाया तो पता चला कि अपने फायदे के लिए वो बहुत सारे मजदूर को अपने अंडर में खिला रहा है, बेगारी करवा रहा है, बेगार वाला काम जो करवा इसका मतलब हुआ, बेगारी का मतलब हुआ कि हम पैसा वैसा तुमको नहीं देंगे, तुमको मजदूरी करना पड़ेगा मेरा बिना बिना कोई पैसा का। ठीक है, तुमको वेतन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसके बदले। एक सेकंड, कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुमको इसके बदले। इसी को बोलते हैं बेगारी, है ना। जिसके बदले हम लोग जिस काम के बदले कोई, अरे कैप गिर गया उसका, नहीं उठाओ। काम के बदले तुमको पैसा नहीं मिलेगा, मजदूरी वगैरह नहीं मिलेगा, उसी को बोलेंगे बेगारी। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इस तरह का अत्याचार जब लोग कर रहा था वहां पर, जब ये फ्रांसीसी सब उपनिवेश बना के रखे हुआ था और अत्याचार सब कर रहा था, तो किस प्रकार वहां के लोग परेशान हो रहे थे। और परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन सब होगा। जिस प्रकार भारत में अंग्रेज सब शासन किए, तो अंग्रेज हमारे लिए तो कुछ कुछ काम किया, हमारे लिए थोड़े किए, वो अपने लिए किए। जैसे वियतनाम विश्व का 1931 ईस्वी तक, 1931 ईस्वी 1931 में वियतनाम विश्व का, वियतनाम जो था, रहने दो, आ रहा है सही वीडियो देख लो तुम। हाँ तो ठीक है, तो रहने दो, लाइट बंद रहने दो। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक कंट्री बना, चावल निर्यातक देश। तो वियतनाम जो बन गया विश्व का, अरे एक जगह बैठ जाओ, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इधर ही बैठो ना, इधर इधर सही था, बैठ के देखो भी ना, तस्मा में जाओगे ना आप तो पढ़ोगे ना, बैठोगे तो वियतनाम जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या बना, चावल निर्यातक देश बना। कब? 1931 तक। किसके? जो फ्रांसीसी जब शासन किया, वहां पर सिंचाई व्यवस्था, जल प्रबंधक व्यवस्था सबको सही करवाया। इसी का जो परिणाम था वो वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना 1931 में। लेकिन क्या ये वियतनाम के लोगों के लिए क्या था? क्या ये वियतनाम को फायदा उसके लिए क्या था? कभी नहीं। वो उनके लिए नहीं क्या था, उसको पकड़ लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एरर आ सकता है वीडियो में। तो वो उनके लिए नहीं हुआ था। ठीक है, वो हुआ था, वो अपने फायदे के लिए किया था। ठीक है, वियतनाम में जो ऐसा कुछ कहते हैं, फ्रांस से अपने फायदे के लिए किया था। अब हम ये कहते हैं कि चलो हावड़ा ब्रिज अच्छा क्या बना दिया, तो हावड़ा ब्रिज अभी हम लोग को बेनिफिट पहुंचा, हटाओ ना, कर लो ना उसको मैनेज। एक सेकेंड, थोड़ा सा थोड़ा सा एरर आ रहा है लाइट के कारण, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, देखते रहिए। विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया कौन? वियतनाम, 1931 तक। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसमें देखना है हम लोगों को। जैसे अब हाँ, इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, हावड़ा ब्रिज बना, तो क्या अंग्रेज हावड़ा ब्रिज बना के चला गया तो अंग्रेज का हम गुणगान गाना शुरू कर दे? नहीं, अंग्रेज वो अपने बेनिफिट के लिए बनाया गया था, ना कि भारतीयों को इससे लाभ होगा आगे चलकर। हावड़ा ब्रिज अभी देश का जो है सबसे बिजी, वर्ल्ड का सबसे बिजी पुल समझ सकते हैं, एकदम गाड़ी वगैरह दुनिया में सबसे अधिक अगर कहें बिजी पुल तो वही है, हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, और बिना कोई पिलर के है, तो वो तो एक अच्छा चीज है, अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो हम लोग के लिए, हम लोग के फायदे के लिए, हम लोग को दिक्कत हो रहा था उसके लिए बनाया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो अपने फायदे के लिए बना कर गया था, व्यापार में उसको उसका उससे फायदा पहुंच रहा था, है ना। इस साइड से उस नदी पार करने के लिए सामान आता था, उस साइड से उस साइड से उस साइड ले जाने के लिए, उसको वहां से कनेक्टिविटी के लिए वो बनाया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके हमारे फायदा के लिए बनाया था। वैसा ही वियतनाम के फायदा के लिए कुछ नहीं हुआ था, वो हुआ था फ्रांस अपने फायदा के लिए किया था। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये सब चीज चल रहा था, लोगों को बेगारी कराया जा रहा था, लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा था, इन सब चीजों के बाद लोग वहां पर क्रांतिकारी संगठन बनाया गया। जैसे भारत में बहुत सारे संगठन बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, गदर पार्टी बना, होम रूल बना, इस तरह से खिलाफत कमेटी सब, जो भी जिस तरह से आंदोलन, जब जब जो मूवमेंट हुआ, सहयोग आंदोलन सब हुआ, जिस तरह से जब जो मूवमेंट बना वैसा मूवमेंट सब होता रहा। वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे पार्टी बनाएंगे, और उसके बाद जो है फ्रांस के वो भगाने का काम करेंगे। आपको ध्यान में होना चाहिए कि अभी कुछ समय बाद क्या आ जाएगा, अभी 1931 तक चल रहा है, कुछ समय बाद क्या आ जाएगा, 1931 तक जो ये चल रहा था ना विश्व, इससे पहले भी वहां पर रिवोल्ट वगैरह हो ही रहा था। ठीक है, शुरू से ही जब से फ्रांस 20वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा था, तभी से इसके खिलाफ जो है विद्रोह शुरू था। ठीक है, लोग जो है थोड़ा करके विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध जब होगा तो फ्रांस कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध में कमजोर पड़ेगा, और वियतनाम को वहां से आपको समझना है। तो वियतनाम हम लोग के उसमें, वियतनाम जो आ जाएगा किसमें आ जाएगा,
आप और सही है ना फेस वगैरह सब कुछ, लाइट लगाने की आवश्यकता तुमको है नहीं तो रहने दो। तो अब दूसरा विश्व युद्ध जब होगा तो फ्रांस जब कमजोर पड़ेगा तो वियतनाम फिर से मजबूत होना शुरू कर देगा, और वियतनाम का जो क्रांतिकारी गतिविधि रहेगा वो स्ट्रांग होगा और ज्यादा करके करेगा, ठीक है। तो आपको अभी जो पढ़ना है इसमें देखो, इसको समझना पहले पहले हम लोग इसमें वियतनाम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसा कि बांटा गया चैप्टर में वियतनाम को पहले पढ़ना है, ठीक है। वियतनाम जब पढ़ लेंगे तो उसका जो है कंबोडिया पढ़ेंगे, उसका लाओस पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसा किताब में डिजाइन किया हुआ है लाओस पढ़ लेंगे। लाओस जब पढ़ लेंगे तो उसका कंबोडिया पढ़ेंगे। तो इस तरीका से पढ़ना होता है हमको, ठीक है। तो पहले हम इसका हिस्ट्री पूरा पढ़ा देंगे आपको। इसका हिस्ट्री में जब आपको बताएंगे कि ये जब वियतनाम आ गया तो वियतनाम जो दो भाग में बट गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, तो उसके बाद यहाँ पर इसको छोड़ देंगे बांट के दो भाग में। फिर आगे चल के दोनों का एकीकरण जब आगे चल के वो लास्ट में बताना है, ठीक है, एकीकरण। फिर आपको लाओस का कुछ कहानी बता देंगे, कुछ कम्बोडिया की कहानी बता देंगे। ज्यादातर डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर जितना किताब में दिया गया, जितना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेस्ट हो वहां तक ही बताया जाएगा, ठीक है। ये सब अभी चलने वाला है। तो हम लोग पहले समझते हैं वियतनाम में, ठीक है। वियतनाम में कुछ पार्टियां बनी, कुछ जो है लोग आए क्रांतिकारी लोग, कुछ पार्टियां बनाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फान बोई चाओ को। किसको पढ़ेंगे? फान बोई चाओ को। फान, तो आज का जो आपका टॉपिक शुरू हुआ यहीं से हुआ है ना, फान बोई चाओ। कितना मिनट का वीडियो बना अभी तक? हाँ, तो 5-6 मिनट आपको इंट्रोडक्शन बताने में लग गया। फान बोई चाओ को पढ़ेंगे, ठीक है। फान बोई चाओ जो है ये एक किताब लिखी थी, ये एक जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। तो ये एक किताब था, ठीक है, किसका लिखा हुआ? फान बोई चाओ का एक किताब लिखा हुआ था, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यहाँ से आपको याद रखना है कि फान बोई चाओ का लिखा हुआ किताब कौन था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। तो फान बोई चाओ जो है यहाँ पर और भी कुछ काम करते हैं, एक पार्टी का स्थापना करते हैं, ठीक है। फान बोई चाओ ने एक पार्टी का स्थापना किया जिसका नाम दुई तान हाई था। क्या नाम था? एक पार्टी बनाया जो क्रांतिकारी पार्टी था, जो क्रांति करने के लिए एक पार्टी बनाई। बुक ले लेते हैं हम भी, थोड़ा सा टॉपिक देखते हुए आपको बताने में सही रहेगा। फान बोई चाओ ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम दुई तान हाई था। तो यहाँ से हम लोग हैं हिंद जिंद में राष्ट्रवाद, सही जा रहे हैं, ठीक है। तो फान बोई चाओ ने दुई तान हाई दुई तान हाई नामक पार्टी बनता। आपसे पूछेगा कि दुई तान हाई पार्टी का स्थापना किसने किया, क्या बताना है? फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, क्या बताना है? फान बोई चाओ, ठीक है। और इसका जो है नेता किसको बनाया? नेता खुद नहीं रहा, नेता किसी और को बना दिया। नेता बना दिया किसको? क्वांग दे को। किसको बना दिया? क्वांग दे को, ठीक है। इसका नेता बना कौन? क्वांग दे। देखिए नेता नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये दुई तान हाई पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है फान बोई चाओ, ठीक है, ऐसे करेंगे क्वांग दे, ठीक है, इसका नेता था। और द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से जो बना है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है 1903 में ये ऐसा इस पार्टी का ये कब कहा था? 1903 में, ठीक है ना, 1903 में ही हो गया था इसका स्थापना, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जिसमें बताया गया था इतिहास, हिस्ट्री बताया गया था कहाँ का? वियतनाम का, जो हम लोग जो है लॉस कर रहे हैं ना, वियतनाम जो चीज लॉसेस कर चुका है, अपने देश का बहुत कुछ चीज को जो खो चुका है उसके बारे में बताया गया। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया गया, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। पिछले चैप्टर में बताया कि 1905 में युद्ध हुआ था, 1905 में वार हुआ था, किसका? जापान का, और किसका? रूस का। तो इसमें ये जापान जो है जीतता है और रूस हारता है, तभी तो वहां के लोग भी गुस्सा होते हैं अपने सरकार के खिलाफ। वहां जो रूस वाला कहानी पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, 1905 में। अरे बैठ जाओ कहीं पर, खड़े रहो दिक्कत हो जाएगा और तुम बैठ ही नहीं पाओगे। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया गया। हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, ठीक है। साथ ही रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें उत्तेजित कर रहे थे, यानी कि रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचार, लोगों के विचार, और यहाँ पर जिस तरह से हारा, ठीक है, और यहाँ पर जिस तरह से क्रांति हुआ, ये सब चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा था यहाँ के लोगों को, कि सब जब कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं करें, हम लोग अपने लिए क्यों नहीं करें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चूत्री ने, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। वो बोला देखो ये जो स्वरूप होना चाहिए हमारे देश में, जो सदन का स्वरूप होना चाहिए वो राजतंत्रीय ना होगा, गणतंत्रवादी होना चाहिए, ठीक है। फान चूत्री, ठीक है ना, क्या नाम था? फान
3 फान बोई चाहोगे 3 फान चू 3 याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि उनके बारे में उतना दिया हुआ नहीं है एग्जाम में। ये समर्थन कर रहे थे कि इसको राजतंत्र की जगह गणतंत्र को, ठीक है। अब देखना है जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र जो थे वो इसी विचारों के समर्थक थे, और जो है वहां पर जो है आपको एक चीज और देखना है कि एक चीन में एक बार आंदोलन हुआ, ठीक है। चीन में जब आंदोलन हुआ 1911-12 में, वो सन्यात सेन के नेतृत्व में हुआ। तो चीन में एक बार आंदोलन हुआ, यही पर बताते हैं ना, चीन में सत्ता परिवर्तन, चीन में सत्ता परिवर्तन, चीन में क्या हुआ, आंदोलन हुआ और सत्ता परिवर्तन हो गया। तो कौन था, सन्यात सेन। ये हुआ कभी घटना 1911-12 में, जब यहाँ पर एक स्टूडेंट यूनियन टाइप का था सन्यात से, एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है। जब इनके नेतृत्व में जब यहाँ पर चीन में सत्ता परिवर्तन होगा, तो यहाँ से लोग जो यहाँ रह रहे थे, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ उस क्षेत्र में रह रहे थे, वो बहुत प्रेरित हुए उससे। और प्रेरित होने के बाद इसी से प्रेरित होकर, इसी चीज से प्रेरित होकर जो वहाँ रहने वाले छात्र थे, वो एक बना लेते हैं संस्था, क्या, जिसका नाम क्या रहता है, वियतनाम क्वान फुई हाई, यानी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, यहाँ के छात्र जो इससे प्रेरित होकर क्या बनाते हैं, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, ये याद रखना, ठीक है। इससे प्रेरित होकर चीन में सत्ता परिवर्तन जब हुआ 1911-12 में, इससे प्रेरित होकर 1911 में या 1912 में, ठीक है, 1911-12 में, ठीक है। 1911-12 में क्या करता है लोग, 1912 में मेनली, है ना, 1912 में क्या करता है लोग, एक पार्टी बनाता है, वहाँ का छात्र समय से प्रेरित होता है, लगता है कि नहीं हाँ इसका प्रभाव पड़ता है, लगता है नहीं हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो इसका वहाँ का ये तो हो गया वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन यहाँ की भाषा में, लेकिन वहाँ के भाषा वाला नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। वहाँ के भाषा का नाम क्या था, वहाँ के भाषा का नाम था वियतनाम क्वान फुई है। क्या दिक्कत है तुमको, वियतनाम क्वान फुई है, वियतनाम इतना ना उसका हॉर्न मार देता है गाड़ी वाला कि पूरा साउंड आ जाएगा मैक में भी, कितना बड़ा मैक ले लो फिर भी आवाज आएगा वहां से। वियतनाम क्वान फुई है जो है, वो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का जो है स्थापना करता है, ठीक है। और 1992 किससे जो है प्रभावित होकर, चीन में जो सत्ता परिवर्तन था सन्यात सेन के नेतृत्व में, उससे प्रभावित होकर। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में क्रांति सत्ता परिवर्तन हुआ 1911-12 में, और वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना होता है आगे चलकर, ठीक है। और उसके बाद जो है 1914 में देशभक्तों ने एक राष्ट्रवादी वियतनामी राष्ट्रवादी नामक दल का स्थापना किया, जिसका जो है इसको थोड़ा सा ही समझना है कि 1914 ईस्वी में जितना संगठन बना रहा है, अभी क्या को बढ़ाया है, एक ये बढ़ाया है इधर वाला, एक ये बढ़ाया है, 2 हुआ, और ये तीसरा बढ़ा रहा है, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट में आपको लिख लेना और याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में इसमें से तो जरूर आएगा। तो 1914 में एक और पार्टी बना जिसका नाम क्या था, वियतनाम स्वतंत्रता लीग, वियतनामी राष्ट्रवादी दल, वियतनामी राष्ट्रवादी दल। जैसे हम लोग का, जैसे इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, जैसे कांग्रेस का हर वर्ष अधिवेशन होता था, वैसे इसका भी अधिवेशन हुआ था कैंटन में। हालांकि ये पार्टी उतना दिन तक नहीं चला, इसको दबाने का पड़ा। कैंटन कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, चीन में। कहाँ पड़ता है, चीन में, ठीक है। तो यहाँ पर 1914 में ये पार्टी बना था। अब 14 नंबर पे आपको अभी और समझना है बात को, ठीक है। अभी 5, 6, 7, 8 पार्टी तो यहीं पर तुम चलाते रहे, है ना। उसके बाद जो है जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन सशक्तिकरण से यानी बल पूर्वक जो है इसको दबा देने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये भी इसका स्थापना कौन किए थे, वियतनाम के राष्ट्रवादी लोग, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद एक आंदोलन हुआ, चीनी बहिष्कार आंदोलन। कब हुआ, चाइना के लिए, है ना। चीनी बहिष्कार मतलब चीनी बहिष्कार नहीं, चाइना बहिष्कार, है ना। चाइना का बहिष्कार किया गया, जिसको बोला गया चीनी, इतिहास में क्या बोला गया इसको, चीनी, अरे मार्कड़े हटाओ, मार्कड़े में इनके चीनी बहिष्कार आंदोलन क्या बोला गया, चीनी बहिष्कार आंदोलन 1919। देखिए होता क्या है कि चाइना को इस क्षेत्र से बहुत फायदा मिलता है। चाइना इस क्षेत्र से व्यापार वगैरह करती है, रबर वगैरह ले जाती है ना, सब कुछ करती है। इसी में कह रहा है कि व्यापार, मत्स्य व्यापार, कृषि उत्पादन, चीन बहुत सारा चीज करता है। इससे अब आपके साथ जो है कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा संबंध बनाया हुआ है, सब कुछ आपसे लेन देन उसका हो रहा है, और आप पर कुछ बीत रहा है, अगर आप पर कोई इफेक्ट आ रहा है किसी के थ्रू, आप वो चाहेगा तो कुछ कम करवा सकता है, कम कर सकता है। तो अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या आप उसका बहिष्कार कीजिएगा ना, फिर आप अगला टाइम जो आएगा क्या आप उसको सामान दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो वही बात करता है इन चीन वाला लोग कि चीन का बहिष्कार करता है। चीन हमसे इतना सामान लेता है, चीन मत्स्य पालन करता है, तो उसका मत्स्य व्यापार करता है हम लोग से, कृषि का जो उत्पादकता करता है उसका व्यापार करता है, बहुत सारा व्यापार हमसे बॉन्डिंग बना के रखे हुआ है। लेकिन हम लोग जो अब यहाँ पर हम लोग पर अत्याचार हो रहा है, तो इसके खिलाफ चीन बोल नहीं रहा है।
तो ये तो गलत कर रहा है चीन, इसलिए चीनी बहिष्कार है, चीन के सामान का बहिष्कार करता है वो लोग, है ना। और ये कब होता है, 1900 कब होता है, 1919 में, ठीक है। हर एक हिस्ट्री के पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है। हालांकि कोचिन चीन पर सीधे फ्रांसीसियों का प्रशासन था, ठीक है। जबकि अन्य चार प्रांत तोकिन, अन्नामी, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंट की नियुक्ति थी। रेजिडेंट वाला व्यवस्था था, तो उसको समझना है आप लोग। इतना अब हम लोगों को समझना है कि किस तरह से जो है पुरातन व्यवस्था, मतलब एक इसे कहने का, जैसे भारत में रेजिडेंट वाला व्यवस्था था, आप भारतीय इतिहास को पढ़िए और समझ में आएगा। संधि कर करके रेजिडेंट रखता था आपने उसमें, सहायक संधि के थ्रू। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ होता है ना। कोचिन चीन पर तो चीनी का अधिकार था, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाते हुए हम समझाते हैं आपको कि न्यून आई क्वेक के बारे में, ठीक है। 1917 में क्या होता है, 1917 में, 1917 में न्यून आई क्वेक। आप देखिए न्यून आई क्वेक। अब सबसे इंपोर्टेंट आपको यही व्यक्ति है, और यानी या फिर इसी का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, हो ची मी। अब आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया, हो ची। अगर इसको नोट कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है, जैसे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में और भारत को आजादी दिलाने में बहुत सारा योगदान रहा महात्मा गांधी जी का, वैसे यहाँ पर यही वो व्यक्ति है जो बहुत सारा काम करेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन में, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक, बहुत आगे तक राष्ट्रवाद को, एकीकरण को, वियतनाम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखना है। तो ये व्यक्ति जो है कहाँ रहता है, वो यहाँ नहीं रहता है, वियतनाम में नहीं था उस समय, ठीक है। ये व्यक्ति 1917 में न्यून आयोग नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का, देखिए आप इससे पहले तो पढ़े थे फ्रांस की क्रांति के बारे में, रूस वाला क्रांति के बारे में पढ़े थे, उससे पहले फ्रांस वगैरह के बारे में पढ़े थे। तो रूस में आपको साम्यवाद का प्रभाव समझ में आया था, साम्यवाद का प्रभाव किस तरह से प्रदेश में पड़ा। पेरिस में जो व्यक्ति रह रहा था, ये लड़का, जो ये छात्र था, ये छात्र पेरिस में रह रहा था, उसको भी यहाँ पर साम्यवाद का प्रकोप आया। और 1917 में क्या किया, 1917 में ये क्या किया, 1917 में एक साम्यवादियों का संगठन बना दिया वहां पर, साम्यवादियों, ये हर्षी का होगा सर, एक गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया, किसका, साम्यवादियों का गुट बनाया। अब यहाँ से ये काम करना शुरू करेगा, ठीक है। और काम करना शुरू करेगा, अध्ययन करना शुरू करेगा, साम्यवाद को पूरा सही से स्टडी करेगा, समझेगा। उसका अपना देश, जब जिसका जो मातृभूमि है इसका वियतनाम, वहां पर जब आएगा तो वहां पर इस चीज को अप्लाई करेगा, ठीक है। और वहां पर इसके लिए लड़ेगा वो, ठीक है। बाद में हो ची मिन्ह की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो मास्को गया, और मास्को और साम्यवाद से प्रेरित हुआ, और साम्यवाद को और समझा और जाना। और उसके बाद 1925 में, उसके बाद 1925 में, चौथा आपको बढ़ाना है, ठीक है। 1925 में क्या हुआ है, वहां था थोड़ा, 1925 में वियतनाम क्रांतिकारी दल, तब वो आ रहा है। थोड़ा सा रुकने दो ना, कौन उधर का पंखा कौन चलाया, कौन है उसमें, वियतनाम क्रांतिकारी दल। यानी 1925 में आपसे पूछेगा वियतनाम क्रांतिकारी दल का स्थापना कौन किया था, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट होता है किसको, हो ची मिन्ह को लेकर, ठीक है। तो वियतनाम क्रांतिकारी दल का स्थापना कौन किया था, हो ची मिन्ह। कब किया था, 1925 में। अभी भी आ रहा है, घूम घूम के, ठीक नहीं हो रहा, उसको हाथ दो ना, रोक दो ना, क्या आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1925 में जो है वियतनाम क्रांतिकारी दल का स्थापना हुआ। वियतनाम क्रांतिकारी दल का स्थापना किसने किया, हो ची मिन्ह ने किया। इसके बाद फिर एक जो है 1930 में क्या करता है, सभी लोग जो है क्रांति चाह रहे थे, ये सभी लोग जो आंदोलन करना चाह रहे थे, सभी लोग आजादी चाह रहे थे, सब बिखरे हुए थे। तो बिखरे हुए तो होगा नहीं, एक होना पड़ेगा। तो एक होने के लिए जो है, एक होने के लिए जो है 1930 में सबको कहते हैं कि एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है। और वियतनामी क्रांतिकारी दल नाम रखते हैं। अच्छा, ये वियतनामी क्रांतिकारी दल तो हो ही गया, वियतनाम कांग सांग दे, है ना, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई, 1930 में। इसी का नाम क्या था, वियतनाम कांग, वियतनाम कांग सांदेग। तो 1930 में जो है वियतनाम कांग सांगदेंग, दोनों नाम याद रखना है, जितना भी नाम सब है ये, क्योंकि वहाँ का नाम है। और कभी कभी एग्जाम में आपको यही दे के यही पूछेगा कब हुआ आपका, कभी कभी ये देगा वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। ये जो है सभी लोग जो जो आज़ादी चाह रहे थे, उन सभी को एक करने के बाद ये ऐसा किया गया। अब इसके बाद क्या होता है, 1930-31 में क्या होता है कि 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पड़ती है। और आर्थिक मंदी जब पड़ती है तो यहाँ भी बेरोजगारी बढ़ती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो लोगों के अंदर और गुस्सा जगता है, और लोग और गुस्सा होते हैं सरकार के खिलाफ, और क्रांति करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व जो हुआ, द्वितीय, कोई आया है क्या रे,
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। इसमें जो है जून 1940 में क्या होता है, जून 1940 में क्या होता है, फ्रांस जो है, फ्रांस जर्मनी से आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मैटर खराब होता है, देखिए फ्रांस जर्मनी से क्या होता है, हार होता है। और फ्रांस में जो है, फ्रांस में जो है जर्मन समर्थित सत्ता कायम होती है कब, 1940 में। और फ्रांस का जो उपनिवेश था हिंद चीन, फ्रांस का जो उपनिवेश था हिंद चीन, इधर ध्यान दो तुम लोग भी। तो फ्रांस में क्या होता है, जर्मन समर्थित सत्ता कायम होता है। और जर्मनी से एक संधि करता है कौन, जापान। और जापान संधि करने के बाद कहाँ एंटर करता है, हिंद चीन में, क्योंकि किसका था, फ्रांस का था। तो फ्रांस का जब हिंद चीन था तो फ्रांस तो हार गया जर्मनी से, ठीक है। फ्रांस में ही जब जर्मनी का शासन है तो फ्रांस के जो गुलाम है, जो उपनिवेश है, वहां पर किसका शासन होगा, जर्मनी जो चाहेगा वही करवाएगा, ठीक है। तो संधि करता है जापान, और जापान इसमें क्या करता है, प्रवेश करता है, क्योंकि जर्मनी इससे बहुत दूर रहता है, ठीक है। और जापान इसके क्लोज में, इस क्षेत्र को जब आप वर्ल्ड मैप पर देखेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और 1940 में फिर रिकवरी होती है। 1944 में जो जर्मन समर्थित सत्ता रहती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और फ्रांस की फिर से बैकअप लेता है, फिर से आता है। और उस बीच में क्या होता है, जापान जो है, जापान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध जब पर्ल हावर पर जापान हमला करता है। ये पर्ल हावर के साथ अमेरिका का था, और इस वजह से हमला करता है तो अमेरिका युद्ध में शामिल होता है। अमेरिका शामिल होता है किसमें, युद्ध में, रफ राइटिंग में समझा रहे हैं, सुनने का सिर्फ सुनो गौर से। अमेरिका क्या होता है, युद्ध में शामिल होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल होता है, जापान जब हमला करता है पर्ल हावर पर, तो उसके बाद जो है अमेरिका जो है युद्ध में शामिल होता है, ठीक है। और युद्ध में जब शामिल होता है तो बहुत तरीका से क्षति पहुंचाता है किसको, जापान को। और जापान में लास्ट में क्या करता है, 2 बम भी फेंक देता है, ठीक है, जो परमाणु बम का यूज करता है, नागासाकी और हिरोशिमा पर करता है 1945 में। उसके बाद क्या करता है, पेट्सडम की घोषणा करता है, यानी को बोलता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, बिना कोई शर्त के तुमको जो है घुटना टेकना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है द्वितीय विश्व समाप्ति भी होता है। तो वहां पर तुम लोग देखेंगे जब विश्व पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझना ये है कि 1945 में ये भी कमजोर पड़ गया, तो ये जो हिंद चीन में घुसा हुआ था वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब हिंद चीन का लोग जो रहेगा वो तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। अब फिर से फ्रांस अगर सोचेगा फिर से हम इस पर कब्जा करते हैं, तो वहां के तो लोग पहले से गुस्सा में है, नहीं है गुस्सा में। तो आप तो अभी युद्ध से जब कोई देश निकलता है, तुरंत वार से कोई देश निकला, तुरंत ही युद्ध से कोई देश निकला, और तुरंत सोचेगा कि नहीं हम कहीं पर कब्जा कर ले, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझे। यहाँ पर लोग पहले से गुस्सा में है, ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया इसीलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। और फ्रांस का जो है, फ्रांस फिर से यहाँ पर नहीं आ पाएगा, फ्रांस फिर से यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसी बीच में एक और चीज होता है, इसी बीच में बनता है क्या, इसी बीच में एक पार्टी का स्थापना होता है जिसका नाम वियतमी था। क्या नाम था, वियतमी, यही ना बताए थे तुम, वियतमी, जिसका नाम क्या रहता है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग। इसको ध्यान में रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, हो ची मिन्ह। और ये जो क्या करता है 1945 तक में, तो ये हो कमजोर, और वो उधर से जापान में भाग गया, है ना। और फ्रांसीसी सेना कमजोर हो गया पूरा सेना, क्योंकि अब ये चाहेगा कि लड़के हम ले ले पूरा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो कमजोर होने के बाद वियतनाम में क्या करता है, स्वतंत्रता घोषणा करता है। क्या करता है, ये लोग अपने से स्वतंत्रता घोषणा कर देता है, कब, 2 सितंबर 1945 को। हर वर्ष जो है 2 सितंबर क्या मनाता है, वहाँ क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हर वर्ष। कहाँ पर नहीं दिख रहा होगा बोर्ड, वियतनाम में। कहाँ पर, वियतनाम में। और इसका प्रधान, ये सब अपना प्रधान किसको बनाता है, हो ची मिन्ह को अपना प्रधान बनाता है। तो बताइए दी तुमको, ठीक है, 2 सितंबर को हर वर्ष ये मनता है। तो फिर भी जो है फ्रांस में एंट्री करने का प्रवेश करता है, फिर भी फ्रांस को गुलाम बनाने का प्रवेश करता है। जब यहाँ पर ये होता है तो वहीं पर अन्नाम में बाओदाई को, और अन्नाम दोगिन से क्षेत्र रहता है, फिर से वहां पर राजतंत्र आने लगता है, राजतंत्र आने लगता है। तो उसका लोग विरोध करते हैं। अब बोलते हैं तुम लोग यहाँ से क्या होगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि साम्यवाद एक विचारधारा है, साम्यवाद एक कॉन्सेप्ट है, उससे भी सरकार चलती है, ठीक है। राजतंत्र खत्म करेगा, गणतंत्र लाएंगे हम अलग अलग तरह का। तो अन्नाम में जो है बाओदाई का सरकार आता है। किसका सरकार आता है अन्नाम में, बाओदाई का सरकार आता है ना। अन्नाम का शासक कौन रहता है, बाओदाई। और बाओदाई को भगाया जाता है यहाँ से, बाओदाई को शासन गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है 25 अगस्त 1945 को। लेकिन फिर एक बात और याद रखना कि जब फ्रांस फिर से आएगा, बाओदाई एक राजतंत्र का समर्थक था, राजतंत्र विचारधारा वाला था, राजतंत्र में था। फ्रांस क्या करेगा, फिर से आएगा। फ्रांस की अगला पॉइंट क्या है, फ्रांस के प्रति क्या बोलते हैं, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की नीति, फ्रांस की नीति को हम लोग पढ़ेंगे जब, तो फ्रांस फिर से आएगा, 2 को समझौता करेगा। क्या समझौता करेगा, हनोई समझौता करेगा। अब तो वो समझौता के थ्रू ही घुस सकता है, लड़के तो घुस नहीं सकता है उतना। और दूसरा क्या करेगा, जेनेवा समझौता करेगा, ठीक है। तो ये दोनों जेनेवा समझौता तो फिर देख लेना है। अब फ्रांस बहुत तरीका से, अब अमेरिका भी प्रवेश करेगा, अमेरिका का भी इंटरेस्ट जाएगा, अमेरिका भी आना शुरू कर देगा। अमेरिका यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारेगा, कंबोडिया, अब यहाँ पर नहीं, कंबोडिया वाला इलाका में, ठीक है, इस क्षेत्र में भी, यानी हिंद चीन क्षेत्र में, है ना। अभी अगर पूरा हिंद चीन देख रहा है तो हिंद चीन में अमेरिका भी घुसेगा।
बहुत सारे लोगों को मारेगा, वहां पर पता चलेगा अमेरिका कितना क्रूरता किया, पूरा इतिहास में अमेरिका का थूथू हुआ वहां पर, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मारा, एकदम जहर का बम गिरा रहा था हवाई जहाज से ऊपर से, तो ये सब तो बहुत गलत काम कर रहा था। अभी फ्रांस को समझ रहे, तो फ्रांस जो हनोई समझौता और जिनेवा समझौता को देखेंगे आगे, ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे इसको। बाहुदाई तो भागा 1942 में भगाया, लेकिन फ्रांस को फिर से लाके बैठाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रांस तो यही सब चाह रहा है कि इसी टाइप का लोग हो जो हमारे अंदर में चाटुकारी करे, है हमारे अंदर बैठा है, हमारे आदमी में सत्ता हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की क्या नीति थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक इस वीडियो में बहुत सारा पॉइंट बताया गया आपको, जितना भी पॉइंट बताया गया उसको एक एक करके याद कीजिए, ठीक है, और सही से समझने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।